हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों मैं हूं शशि और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो आज मैट्रिसेस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, और अगर दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो उन दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने की कंडीशन क्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। ठीक क्या है, देखिए A matrix is a rectangular array of numbers or function which are generally arranged in rows and columns। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी अगर कुछ नंबर आपके पास दिए हो, वो नंबर हो, फंक्शन से मतलब है जैसे कि x में कोई वैल्यू दिया हुआ है, जैसे x+2, x+3, y+3, x+y, इस तरह का वैल्यू दिया है, तो उसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। नंबर हो, अल्फ़ाबेट्स हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, वो उनको हम क्या करेंगे, रो और कॉलम में अरेंज करके एक बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका रेक्टेंगुलर का क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो, तब वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा वो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई आपस में इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल हो जाएगी, इक्वल होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो जाएंगे तब वो मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना होगी, क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन जनरल बात कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, एरे मतलब सजा के रखना, ऑफ नंबर्स, किसको, नंबर्स एंड फंक्शन विच आर जनरली, किस में सजा के रखना, जनरली अरेंज इन रोज एंड कॉलम में। मतलब कुछ रो कुछ कॉलम बना के हम लोग एक बड़े ब्रैकेट में सजा के रखेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी। तो ए बी जो यूज़ करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, और मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी रहती है, मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ वैल्यू लिखा रहेगा, जो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन जिसको कहा जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर वो अल्फ़ाबेट में है तो अल्फ़ाबेट जो यूज़ करेंगे हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे, और जो नंबर है तो कोई बात ही नहीं, नंबर में आपको लिखना होगा। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स का नाम हम लोग लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखा जा रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है, कैपिटल ए। ठीक है, अब इसको बड़े ब्रैकेट में कुछ भी लिख दीजिए, ए बी सी डी 1 2 3 4 0 -6 7, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको अरेंज कर दिया गया, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे कुछ नंबर है, कुछ अल्फ़ाबेट को अरेंज किया गया रो और कॉलम में। ऐसे जो लाइन बनता है उसको रो बोलते हैं, और ऐसे जो खड़ी खड़ी लाइन बनती है उसको कॉलम बोलते हैं। अगर इसका ऑर्डर की बात करें, जैसे यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जा रहा है, मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने दिए हैं वो मालूम हो जाए, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो मालूम हो जाए, तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे, तो उसका ऑर्डर क्या रहता है। जैसे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब जो नंबर ऑफ रोज रहेगा, अगर मान लो नंबर ऑफ रोज को हम m माने, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m है और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू n है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। बात समझ में आ गई, ये होगा इसका ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के मैट्रिक्स को इन जनरल कैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए जैसे ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए नाम दिया गया उसका, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ऐसे ए आई जे का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब होता है रो, और कॉलम जे का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, मतलब ए आई जे का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एलिमेंट ए है, तो यहाँ इस प्लेस को क्या बोलेंगे, A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बी का जो प्लेस है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब A12। समझ में आ रहा है। इसी तरह सी जो यहाँ पर है ये पहले रो का है और थर्ड कॉलम में है, तो इसका प्लेस का नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली डी जो है वो फर्स्ट रो का है और फोर्थ कॉलम का है, तो डी जो लिखा है इस प्लेस का क्या नाम होगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली मान लो 7 की बात करें तो ये 7 एलिमेंट जो है वो थर्ड रो का है और थर्ड कॉलम का है, तो इस प्लेस का क्या नाम होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से ए आई जे का मतलब क्या है कि ये ए आई जे मतलब ये बताता है कि अगर आई की वैल्यू जे की वैल्यू पुट कर दे तो ये बताएगा कि मैट्रिक्स का ये प्लेस, मतलब ये एलिमेंट किस प्लेस पे था।
जैसे यहाँ पे मान लो 2 लिख दिया जाए, यहाँ 3 लिखा जाए, मतलब यहाँ पे A 2 3 का मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम की वैल्यू है। ठीक है, अगर इसको इन जनरल बात कहा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे होगा A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब A12, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब A13 एंड सो वन। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि इसका ऑर्डर क्या है, M क्रॉस N है, ये बताया है ना, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे कोना में लिखा रहेगा M क्रॉस N, इसका मतलब ये ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब M का मतलब नंबर ऑफ रोज और N का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इस तरह चलेगा और कॉलम ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे कॉलम आगे आगे बढ़ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा A1N, 1N का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो nth कॉलम। ठीक है, सिमिलरली अब सेकंड रो पे आ जाए तो क्या हो जाएगा A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ क्या हो जाएगा A22 मतलब 22 नहीं पढ़ेंगे, इसको 22 पढ़ेंगे, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसी तरह से A23 अगर होगा इसका मतलब थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा A2N मतलब सेकंड रो nth कॉलम। सिमिलरली अब इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में अब देखो यहाँ पे n लिखा है मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, सॉरी m लिखा है तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं m। तो यहाँ क्या आ जाएगा AM1, इसका मतलब क्या हुआ, mth रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ऐसे कॉलम बोलते हैं ऐसे रो बोलते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा AM2, इसका मतलब क्या हुआ mth रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा AM3 मतलब mth रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा AMN मतलब ये हुआ mth रो nth कॉलम। मतलब इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। ये A I जो लिखा गया ये बताता है, अगर I और J की वैल्यू अगर मालूम चल जाए तो ये बताएगा कि हमारा यहाँ ये किस प्लेस का एलिमेंट है। जैसे 2 3 मतलब I की वैल्यू 2 हो गई और J की वैल्यू 3 हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू सेकेंड रो थर्ड कॉलम का प्लेस है। क्लियर, तो ये था आपका मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम के इमेज को जो अरेंज किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज पहले लिखा जाएगा, अक्रॉस नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखा जाएगा, तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है। और इन जनरल एक मैट्रिक्स बताया गया कि M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। अब 1 2 मतलब ये आपको बता रहा है I मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह से अगर 1 2 लिखा रहा है, A2 3 लिखा रहा है, A4 5 लिखा रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट मैट्रिक्स के किस प्लेस का है। बात समझ में आ गई, जितना कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हमें समझना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक है, इसमें पहले था व्हाट इज मैट्रिक्स, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप्स तो मतलब कितने प्रकार के आपके मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन कोई खास ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लिखना है तो सबके पास बुक है, वहाँ बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मेन आपको समझना है कि किस टाइप के मैट्रिक्स को हम कैसे हम लोग लिखते हैं, उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं और मैट्रिक्स होता क्या है, किस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं। मेन आपको समझना है कि किस टाइप के मैट्रिक्स में क्या होता है। जैसे पहला टाइप है कि कॉलम मैट्रिक्स, तो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कॉलम के बारे में कुछ बात कहेगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें, मतलब समझाना चाहें, तो फॉर एग्जांपल जैसे नाम अगर ए दिया गया तो ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। जैसे A B C D कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ भी ले सकते हैं। अब सिर्फ देखिए इसमें एक कॉलम है और रो कितने हैं, 4 हैं। अगर इसका ऑर्डर लिखने को कहा जाए तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अभी बताया गया। पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। पहले क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4 है ना, कॉलम 1 है, तो इसका हो जाएगा ऑर्डर 4 क्रॉस 1। क्या इसका ऑर्डर हो जाएगा, मतलब कॉलम मैट्रिक्स का हमेशा जो ऑर्डर होगा उस सेकेंड वाली वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन ये वेरी नहीं करेगा। 4 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 1 की जगह कुछ और नहीं होगा। अगर ऐसा है कि अगर आपके ऑर्डर में बाद में 1 लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो मैट्रिक्स कौन सा आपका है, कॉलम मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। क्या बताया गया कि कॉलम किसको बोलते हैं,
ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर में क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम चूंकि बाद में होता है, इसमें चूंकि कॉलम एक ही है, तो आप ऑर्डर से ही पकड़ लेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसा है। अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि अगर क्रॉस के बाद 1 लिखा हुआ है, बाद में 1 लिखा है, तो समझ जाइए कि वो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। अब सेकंड पे अब आते हैं, इसका रिवर्स है, वो रोज मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दो चीज़ में होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स की बात हो गई। अब सेकंड मैट्रिक्स का टाइप क्या है, रोज मैट्रिक्स। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे इसमें एक कॉलम था तो इसमें सिर्फ एक रो होगा ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं रोज मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया जाए, इसका नाम अगर हम बी सपोज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड टी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं, कभी हम 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस नंबर ऑफ रोज एक होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी ऑर्डर की बात कहा जाए तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 और कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 5। अब आपको ऑर्डर देखने का मतलब है कि अगर ऑर्डर में पहले 1 लिखा है, क्रॉस के बाद कुछ और लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि वो कैसा मैट्रिक्स है, वो रोज मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका हुआ कॉलम मैट्रिक्स और रोज मैट्रिक्स के बारे में। कॉपी करना कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स के बारे में। देखिए इसके बाद कौन सा टाइप आता है। अब थर्ड टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला क्या था, कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड क्या था, रो मैट्रिक्स, अब क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम आपस में इक्वल होंगे, उस मैट्रिक्स का नाम दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर वर्ड से समझ लीजिएगा, अगर कोई शेप स्क्वायर शेप में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई आपस में इक्वल होती है। तो चूँकि हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ रो और कॉलम की बात होगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उसको कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये बीच में क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स के 3 भाई और हैं। ठीक है, वो अलग बटेगा। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स स्क्वायर लिखा गया है, जिसका नाम लिख रहे हैं ए, तो इसका एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कोई भी ए बी सी, ठीक है, -6 2 3 एक्स वाई जेड, कुछ भी। ठीक है, ये आपका देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो जब ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम अगर आपस में इक्वल होंगे, तो वो हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही होगा, 4 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5। ठीक है, मतलब कुछ भी होगा, लेकिन हर केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपस में इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स बात समझ में आ गई। मतलब इसका ऑर्डर जो होगा, इसका जब ऑर्डर लिखना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे देखो तो 3 क्रॉस 3 है। इन जनरल क्या होगा, हमेशा m और n मानते हैं जनरल फॉर्म में, तो वो m क्रॉस m होगा या n क्रॉस n होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब दोनों वैल्यू हमेशा सेम होगी, तभी वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। मतलब ऐसा मैट्रिक्स का अगर जिसका ऑर्डर दोनों वैल्यू सेम लिखा है, मतलब a क्रॉस a, b क्रॉस b, 3 क्रॉस 3 कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो मैट्रिक्स होगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इसके 3 भाई क्या क्या हैं, ये 3 पार्ट में बढ़ता है। जैसे इसके बाद मान लीजिए 4th नंबर आ गया वो, जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के ही भाई हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये चीज़ है ना, ये जो लिखा जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है ना, ये हो गया डायगोनल, ये भी हो गया डायगोनल, लेकिन मैट्रिक्स में हम इसकी बात करेंगे हमेशा। मतलब इधर लेफ्ट साइड से ऊपर से राइट साइड के कॉर्नर नीचे तक आएंगे, तो ऐसे डायगोनल को बोलते हैं मेन डायगोनल। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन बाकी एलिमेंट सब जीरो होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इस डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये एलिमेंट जो बचे b c 3 -6 x y जो बचा ना, ये सारी वैल्यू जीरो अगर हो जाएगी, तब यही मैट्रिक्स मेरा बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई।
तो इसका एग्जाम्पल मान लीजिए बी माना जा रहा है इसको, तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए इसी की बात कर रहे हैं, ए 0 0 -6 2 0 0 0 और जेड, ये हो गया ना। मतलब ये आपका जो मेन डायगोनल था ये एज इट इज़ है, बाकी सॉरी ये 6 नहीं हुआ, सॉरी बाकी एलिमेंट सब 0 अगर हो गए तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 5 वाले पार्ट में, जो इसी का भाई है, क्या है वो, उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम है उसका, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या होते हैं, इसको अगर सी कहा जाए, इससे ये मिला, अब इससे ये मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, डायगोनल मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स कब बन जाएगा, जब इसका मेन डायगोनल की वैल्यू सेम हो जाए। मतलब ए है तो ए यहाँ तीनों जगह ए हो जाए, 2 है तो यहाँ तीनों जगह 2 हो जाए, जेड है तो तीनों जगह पे जेड हो जाए, बाकी एलिमेंट तो 0 रहेगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अब कन्वर्ट हुआ डायगोनल में। इसका क्या था कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उसका नाम पड़ा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस भाई साहब का नाम बदल गया स्केलर मैट्रिक्स। वो क्या हो गया, इसी की वैल्यू अगर सेम हो जाए, मतलब मेन डायगोनल्स के एलिमेंट जो है सेम हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा मेरा स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका नाम दे दिया जाए, इसी से बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हम ए ले रहे हैं, तो ये ए 0 0 0, यहाँ भी ए 0 0 0 और यहाँ भी ए। बात समझ में आ गई। मतलब ये जो मेन डायगोनल था इसकी वैल्यू सेम हो गई, ए हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होगा। जब ये सारी वैल्यू सेम हो जाएगी, बाकी एलिमेंट 0 रहेंगे, तो मेरा ये बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। अब तीसरे भाई साहब क्या है देख लीजिए उसके बारे में भी। तो तीसरा भाई साहब जो हैं उनका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 भाई हो गए, ठीक। अब क्या है देखिए, स्क्वायर से ये बना, डायगोनल बना, और डायगोनल से बन गया भाई साहब स्केलर। अब स्केलर से बन जाएंगे आइडेंटिटी। क्या बन जाएंगे, इसी की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तीनों वैल्यू 1 हो जाए, तो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या हो जाएगा, इसको जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ऐसे बन जाएगा। जब अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मेन डायगोनल की वैल्यू जो हो गई वो सारी वैल्यू 1 1 1 हो गई, तब ये स्केलर मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बात समझ में आ गई। तो ये इतने टाइप के आपके मैट्रिक्स थे, ठीक है। अभी फिलहाल जो एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे उस पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको इतने टाइप्स के मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी हो गई, ठीक है। क्या क्या था बता दिए। पहला था आपका कॉलम मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड क्या था, रोज मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या सिर्फ एक होगी, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। उसके बाद थर्ड क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी, तो उस मैट्रिक्स का नाम पड़ गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स आगे जाकर 3 पार्ट में बढ़ गया, जिसको हम लोग भाई बोल रहे थे, मतलब 3 पार्ट में बढ़ गया। तो पहला पार्ट क्या हो गया था, डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें क्या था, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल की वैल्यू कुछ भी को छोड़कर, सॉरी मेन डायगोनल की वैल्यू को छोड़कर सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स में कब, जब मेन डायगोनल जो था किसका, कॉलम मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू तीनों या जो जितने भी उसमें एलिमेंट रहेंगे सारे एलिमेंट सेम हो जाए मतलब बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। वो क्या था कि मेन डायगोनल की जो एंट्रीज थी वो सब हो जाएंगे 1, तब वो मेरा बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ गया, इसे कॉपी कीजिए। अब बढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के बारे में, मतलब 2 अगर मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो उसके होने के क्या कंडीशन होंगे कि वो आपस में इक्वल कहलाएगा, ठीक है। अब
अब देखिए इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो क्या कंडीशन होने चाहिए। तो कंडीशन पहला ये है कि अगर दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये हुआ कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का जो वैल्यू होगा सेकंड वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर पहले वाले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लिया गया है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से लिया गया है तो सेकंड वाले मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है। टू मैट्रिसेस ए आई जे, मतलब इसका जो पहला वाले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो ए के फॉर्म में है। आई जे का मतलब आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, मतलब आई की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे और जे 2 पुट कर देंगे तो ए 1 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, मतलब आई और जे शो करता है कि आपका वो कौन से प्लेस पर है। ठीक है, एंड बी आई जे उसको माना गया, इसके एलिमेंट्स को बी के फॉर्म में माना गया है। आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे, मतलब आई और जे की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, जैसे मान लो इसमें रखा गया I1 रखें तो I1 तो ये हो गया और B1 2 मतलब A1 2 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का जो प्लेस है एलिमेंट जो है किस प्लेस पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेकंड मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होगा किसका एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। अब जैसे मान लो A23 लिया गया तो यहाँ पे B23 होना चाहिए। मतलब कहने का है, जैसे मान लो हम सिंपल समझा रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो मैट्रिक्स को दिया है तो इसका ऑर्डर क्या है 3x3 है, तो ये इसका दूसरे का भी ऑर्डर 3x3 ही होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए, तो ऑर्डर सेम है तो इक्वल हो सकता है। अगर ये इक्वल होगा तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू x है और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू a है, मतलब x इक्वल टू a, y की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी और इसी तरह z की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसकी बात करें तो ये वाला वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, अब चूंकि यहाँ पे नंबर दिया है तो ये नंबर ऐसे नहीं देगा, हम तो अंदाज से लिख दिया है ना, अब यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 2 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी इक्वल होगा। अगर कुछ एक्स वाई जेड दिया होता तब कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जब हम नंबर लिख दिए तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना पड़ेगा तभी इक्वल शो करेगा। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखें तो ए बी सी लिख दिया चल जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा और वाई आपका बी के बराबर हो जाएगा और जेड आपका सी के बराबर हो जाएगा और 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 के बराबर है। अब यहाँ जो लिखा 4 5 6 तो यहाँ भी अब ये वाला वैल्यू देकर हम एग्जाम्पल से नहीं समझा सकते, अब यहाँ भी हमको 4 5 और 6 लिखना पड़ेगा। अगर कुछ और लिखेंगे तो हम अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, मतलब हम नंबर नहीं लिख सकते, मान लो टी लिख दिए, मान लो एम लिख दिए तब चल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 4 की वैल्यू टी के बराबर हो जाएगी और 5 की वैल्यू एम के बराबर हो जाएगी और 6 की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरह कंडीशन रहता है तो हम कहते हैं कि आपस में इक्वल होगा। क्या कंडीशन होना चाहिए कि पहला कंडीशन होना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स का हर एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, जेड इज इक्वल टू सी। और ये आपस में इक्वल दिया था ही, यहाँ से 4 इज इक्वल टू टी, 5 इज इक्वल टू एम और 6 इज इक्वल टू एन। बात समझ में आ गई। तो ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। लेकिन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में एक मैट्रिक्स और जो आपको छूट गया वो पहले बताना चाहिए था, उसका नाम है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक टाइप और होता है जिसका नाम है जीरो या नल मैट्रिक्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो कहलाएगा जीरो या नल मैट्रिक्स। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे उसको लिखते हैं ओ से, ओ मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, कुछ भी ले लीजिए, कितने भी ऑर्डर कर लीजिए, लेकिन सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो की इक्वल होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जीरो या नल मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखो ये तो आपका क्या बढ़े मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद क्या बढ़ा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद क्या बढ़ा गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछता है एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर।
अब देखो एक एग्जांपल दिए हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक का। क्या है देखिए, इफ़ दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया हुआ है, क्या दिया है, x+3 z+4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 इक्वल टू 0 6 3y - 2 -6 -3 2c+2 2b+4 -21 and 0 ये आपस में इक्वल दिया है। तो करना क्या हमें है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z। मतलब ये x है, y z है, y है, यहाँ पे a है, ये b है, ये b है, ये c है, y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग पहले दोनों मैट्रिक्स का नाम मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि ये वाला मैट्रिक्स a है और इसको मान ले रहे हैं b मैट्रिक्स। लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब क्या दिया हुआ है, बिकॉज इट इज गिवन दैट a इक्वल टू b दिया है, मतलब मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b आपस में इक्वल दिया है। तो इससे क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के हर एलिमेंट सेकेंड वाले मैट्रिक्स अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब x+3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गया, -3। एक आंसर आपका आ गया, ठीक है, x निकल गया। फिर देखिए ये वाला वैल्यू, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये वाली होगी, मतलब z+4 इज इक्वल टू 6। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4, तो z इज इक्वल टू आ गया 2। ये आपका आंसर आ गया, z की वैल्यू आ गया। अब इस पर आ जाइए, ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा, मतलब 2y - 7 इक्वल टू 3 3y - 2। ठीक है, हो जाएगा, इसको दिलाइए। तो 2y - 3y इक्वल टू -2 + 7, यहाँ आ गया -y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। ये y की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आइए, अब देखिए कहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, यहाँ पे है। तो a-1 ये कहाँ पर है, सेकंड और सेकंड कॉलम में है, तो इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या है, सेकंड और सेकंड कॉलम का वैल्यू है। मतलब a-1 इक्वल टू -3, देयरफॉर a इक्वल टू -3 + 1, तो a इज इक्वल टू -2। ये आंसर हो गया a की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए b कहाँ पर है, b यहाँ है, यहाँ भी है, c निकाल लीजिए। ये देखिए इसके वैल्यू इसके इक्वल है, तो इस पर आ जाइए। तो 2c + 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो 2c + 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2c इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया, c की वैल्यू आ गई, a आ गया, c सब आ गया। अब b बचा हुआ है। अब देखिए b कहाँ पर है, ये वाला है, मतलब एंड b - 3। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, 2b + 4। तो 2b + 4, तो क्या हो गया, b - 2b इक्वल टू 4 + 3, ये हो गया -b इक्वल टू 7। तो b इक्वल टू हो गया -7। ये आंसर हो गया, सारा वैल्यू मिल गया। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5 एंड z इक्वल टू 2। ये सब आंसर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल दिया है और उसमें कुछ वैल्यू पूछी जाती है, तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के आपस में इक्वल करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के इतना ही। एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।